हेलो एंड वेलकम टू नॉन एंड साइंस। तो बच्चों क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं चैप्टर के जिसका नाम है लाइट। ये चैप्टर अपन पूरा पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बच्चों एक चीज़ सजेस्ट करूँगा यहाँ पे। भले ही आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन आंसर इसकी जरूर देखना। क्यों देखना? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ पर मिस हो गए थे, उनको मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइट के क्वेश्चन आंसर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले बताओ ये कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है। ओके, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? यदि किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए, तो इनफाइनाइट पे रखा जाए तो उससे सारी की सारी रेज कैसी आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ठीक है, सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो ये जो रेज हैं, जिस पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट से होके पास करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेंगी, उसी पॉइंट को बोला जाता है बच्चों फोकस, और उसी पॉइंट को बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज आएंगी वो जिस पॉइंट से होके पास करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी को बोला जाएगा इसका फोकस। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से। ये पी होगा, ये पोल होगा यहाँ पर, ये फोकल पॉइंट होगा। एफ और पी के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को ही फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे होगा क्या? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी पी जो होगा, सी पी की जो डिस्टेंस होगी वो एफ पी की 2 टाइम्स होगी, यानी कि एफ पी यानी कि फोकल डिस्टेंस जो होगी सी पी की हाफ होगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इतना, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होती है वो स्फेरिकल मिरर की आधी होती है। तो फोकल लेंथ क्या होगी? ये 20/2 हो जाएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊपर एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। आया समझ? समझ आया? नेम द मिरर डेट कैन गिव ए इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर की बात कर रहे हैं, और मिरर में भी इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, इमेज होगी वर्चुअल। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज जो कि एनलार्ज भी है। यदि अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो उनमें 2 केस ही बनते हैं। एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो इनफाइनाइट पे, तब इमेज बनती है इसके फोकस पे, वो भी कैसी होती है? वर्चुअल होती है, पर वो कैसी होती है? पॉइंट साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। दूसरा केस होता है कि इनफाइनाइट के अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उस केस में जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो बनती है एफ और पी के बीच में। वो भी इमेज वर्चुअल होती है, बट साइज में छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्चुअल इमेज भी बन जाए और एनलार्ज भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब किस केस में बनती होगी एनलार्ज इमेज? वो कॉनकेव मिरर के केस में बनती है। और सिर्फ एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और पोल के बीच में। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज पीछे की साइड बनती है, और एनलार्ज इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में। और ये कौन सा केस था? कोई केस नंबर 6 था, केस नंबर 6 था। समझ में आ गया? वाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के लिए, यानी कि पीछे देखने के लिए, कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज़ किया जाता है, कॉनकेव का क्यों नहीं? देखो, कॉन्वेक्स मिरर का इसलिए किया जाता है, नंबर 1 तो अपने को इमेज चाहिए होती है सीधी, सीधी इमेज चाहिए। ऐसा पता चला कि ऊपर पीछे से कोई आदमी आ रहा है, वो आपको भूत की तरह देख रहा है, मतलब उसके पैर ऊपर दिख रहे हैं, सिर नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं चाहिए ना। अपने को चाहिए सीधी इमेज। तो सीधी इमेज एक तो बनती है, एक तो सीधी इमेज किसी कब बनेगी? जब वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज किस केस में बनती है? वर्चुअल इमेज तो इस कॉन्वेक्स के केस में बनती है। और हमेशा इमेज बनती है, नंबर 1 तो बात हो गई कि इमेज इसमें बनती है इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनती है। नंबर 1 तो इसलिए यूज़ करते हैं। नंबर 2, क्योंकि इसमें इमेज बनती है स्मॉल, इसलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है लार्ज। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें देख पाएंगे, मतलब पीछे जितनी भी रोड पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी इसमें कवर हो पाएंगी, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू इसका लार्ज होगा और स्मॉल होगी। तो ये 2 चीज़ में होती है, बस बात हो गई खत्म। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे होते हैं समझ में आ गई? क्योंकि एक तो इमेज बनती है इरेक्ट बनती है, और इसमें स्मॉल इमेज बनती है, जिसकी वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है। इस वजह से अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर दे रखा है आपके 32 सेंटीमीटर। पूछ लिया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि 32/2, यानी कि 16 सेंटीमीटर। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। ओके, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, वाटर। तो रे ऑफ लाइट आती है एयर से और वाटर में जाती है, जैसे कि ये एयर है, एयर से वाटर में जाती है। ठीक है, तो एयर से जब वाटर में जाएगी तो एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम, रेयर रेयर है। जबकि वाटर कैसा है? डेंसर है। तो एयर यानी कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो इसके साइड में, यानी कि जो नॉर्मल की साइड झुक जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी। क्योंकि ये किस मीडियम से आ रही है? रेयर से, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। यदि ये डेंसर से रेयर में जा रही होती तो इस नॉर्मल से दूर भाग जाती, दूर भाग जाती। बट ये अभी रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ओके, ये ग्लास स्लैब है, ये एयर है। एयर से ग्लास स्लैब में जाएगी तो बताओ क्या होगा उसका? वो नॉर्मल की साइड आएगी या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी? तो वो नॉर्मल की साइड आएगी, क्योंकि एयर के कंपेरिजन में ग्लास कैसा है? ग्लास एक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो होता है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है ग्लास का कितना है? 1.50, यानी कि N2 जो है 1.50।
N1 यहाँ पे मीडियम वन क्या एयर है, मीडियम वन क्या एयर है। ओके, तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है, जबकि एयर में इसकी स्पीड यानी कि वैक्यूम में इसकी स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸। तो सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला लगाओगे वो आप एब्सोल्यूट वाला लगाओगे या फिर रिलेटिव वाला लगाओगे। तो रिलेटिव वाला यदि लगाते हैं तो रिलेटिव तो ये होता है N21 = N2/N1, या फिर वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं तो V1/V2 होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। बट क्योंकि फर्स्ट मीडियम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे वैक्यूम है या एयर है, तो ये रिलेटिव ना होकर एब्सोल्यूट हो जाता है। एब्सोल्यूट के केस में N2/N1 यदि आप लिखोगे तो N2 यहाँ पे क्या है, ये जो मीडियम है वो 1.50 अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का यानी कि 1, और V2 वेलोसिटी इन मीडियम 2, वेलोसिटी इन मीडियम 2 पूछी गई है आपसे, वेलोसिटी इन मीडियम 2 पूछी गई है ना आपसे, वेलोसिटी इन मीडियम 2 पूछी गई है आपसे, वो निकालनी है आपको, तो वेलोसिटी इन मीडियम 2 निकाल दो। और वेलोसिटी इन मीडियम 1 यानी कि वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 × V2 आएगा 3 × 10⁸, और यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3/1.5 × 10⁸, ये हो जाएगा 2, तो 2 × 10⁸। इतनी वेलोसिटी आएगी सेकंड मीडियम में, इतनी वेलोसिटी आएगी सेकंड मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट का लगेगा। एब्सोल्यूट का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखेंगे N2 = CY/V लगा सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा। मैंने तो आपको पूरा डेराइव करके बताया फॉर्मूला, बट यदि आपसे कोई पूछ ले कि N1 यानी कि यहाँ पे मीडियम 1 क्या एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर का, 1 मान के चलते हैं। वैक्यूम होगा तो भी N1 1 होता है, दूसरे यानी एयर होगा तब भी वैक्यूम, तब भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं। इसी से ये फॉर्मूला डेराइव होता है N2 = CY/V। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, एक टेबल दी गई है, उससे आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है, ये आपको फाइंड आउट करना है टेबल में से देख के। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा। ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम होगी। तो टेबल देखते हैं, इस टेबल को देख के बताओ कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे तो डायमंड का दिख रहा है, तुम्हें किसी और चीज़ का दिख रहा है क्या, तुम्हें किसी और का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो यानी कि N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.42, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, तो मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, डायमंड की। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे एयर का, तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम किसकी होगी, एयर की, क्योंकि वो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है 1.003। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो देखो लाइट किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, जिसकी की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है। तो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी, अभी अपन ने देखा। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी उसी में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। अब इन तीनों में से ये देख लो कि सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, केरोसिन, टर्पेंटाइल एंड वाटर। केरोसिन, टर्पेंटाइल एंड वाटर, देखो वाटर की 1.33 है, केरोसिन की 1.44 है और टर्पेंटाइल ऑयल की 1.47 है। तो सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है वाटर की, इसीलिए इन तीनों में यदि कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो लाइट ट्रेवल करेगी वो करेगी वॉचर में, और सबसे स्लो किस में ट्रेवल करेगी, टर्पेंटाइन ऑयल में। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, वो क्या होता है CY/V। तो C तो सबके लिए फिक्स होगा क्योंकि लाइट आ रही है एयर से या वैक्यूम, तो C तो जिसमें फिक्स होगा। तो V किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, N के, तो N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जिस मीडियम का N ज़्यादा उसमें वेलोसिटी कम, और जिसका N कम उसमें वेलोसिटी ज़्यादा। इसका मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी उसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इतना है 2.42। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मीन है बताओ। देखो ये डायमंड है अपना, ये डायमंड है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, इसमें लाइट जा रही है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, यदि यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं तो CY/V फॉर्मूला होगा। तो 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि डायमंड के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, CY/N हो जाएगी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही है CY/N की जगह 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि जो डायमंड के अंदर लाइट की वेलोसिटी होगी, डायमंड के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो इसकी एयर में डेंसिटी का कितना 1/2.42 टाइम्स होगी। यानी कि एयर की वेलोसिटी में यदि आप 2.42 का डिवाइड करोगे तब जाके डायमंड में इसकी वेलोसिटी आएगी। ये स्टेटमेंट का यही मतलब है। डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायप्टर पावर होती है 1/f। वन डायप्टर क्या होगा, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तब उस लेंस की जो पावर होगी 1 डायप्टर होगी, क्योंकि जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर 1 डायप्टर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2f2 होता है, यहाँ पे सॉरी f1 होता है, ये 2f1 होता है, ये f2 होता है, ये 2f2 होता है, ये सारी चीज़ें। और ये डिस्टेंस इतनी है फ्रॉम इट वेयर इफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये किस केस में बनता था? जब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज कब सेम होता था? जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 2f2 पे। जब 2f2 पे रखते थे तो जो इमेज बनती थी बच्चों, वो भी बनती थी अपनी 2f2 पर। ये बात तो आप भूल तो नहीं गई? भूल तो नहीं गई बच्चों? और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता था। जब यहाँ पे 2f2 पे रखो, 2f1 पे रखोगे तो इमेज बनती थी 2f2 पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हुआ है, क्योंकि इक्वल साइज की बन रही है ना इमेज। इक्वल साइज की तो एक ही केस में बनती थी, जब ऑब्जेक्ट रखा हो 2f1 पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपसे पूछा फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पूछी आपसे, और क्या पूछा है? वेयर इज निडल प्लेस, निडल को कहाँ रखा गया है। और इसकी इमेज बता दी गई थी। इमेज यहाँ से बन रही थी कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर। यदि 50 सेंटीमीटर यहाँ पे इमेज बन रही थी, तो बताओ यदि ये 50 सेंटीमीटर है मतलब, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो निडल कहाँ पे रखी हुई होगी? यहाँ पे रखी हुई होगी, 2f1 पर रखी हुई होगी। 2f1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से? 50 सेंटीमीटर। ये दोनों तो सेम डिस्टेंस हो जाएगी। फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो पावर निकालनी है आपको। तो पावर निकालने के लिए पहले इसकी निकालनी पड़ेगी एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ कैसे निकालोगे? वे लेंस फॉर्मूला से 1/v माइनस 1/u करके। तो यहाँ से 1/f निकालना है आपको। 1/v, v कितना? ये 50, और ये पॉजिटिव लोगे आप, क्योंकि ये इसके जो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है, तो ये तो पॉजिटिव ले लोगे आप। माइनस 1/u कितना आ जाएगा? -50 आएगा, क्योंकि u ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है। तो यहाँ से 1/f निकालोगे, वो आ जाएगा 1/50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 1/50। तो यहाँ से 1/f आ जाएगा, ये 50 एलसीएम ले लिए, 1 + 1 2 हो जाएगा ऊपर। तो f की वैल्यू आ जाएगी 50/2, यानी कि 25 सेंटीमीटर। और पावर क्या होती है? पावर इक्वल टू 1/f होती है। कब? डायप्टर में आती है। ये कब आती है डायप्टर में? जब f हो रहा दे रखा हो मीटर में, बट f तो सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर में दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, f की जगह 25 रख दो, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 4 डायप्टर। 4 डायप्टर। एनी डाउट? कोई डाउट है बच्चों? एनी डाउट है बच्चों? अरे बोलना बच्चे, कोई डाउट है तो पूछना बच्चे। पर पूछेगा कैसे बच्चे? तो बच्चे पूछ नहीं पाएगा तो मुझको क्या बताएगा? अच्छा पूछ नहीं पाएगा मुझको क्या बताएगा? ये कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया ना तुम्हें? कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया कि जब इमेज सेम साइज की कब बनती है? कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ही केस होता है, जब जब ऑब्जेक्ट रखा हो 2f1 पर, तो इमेज भी बनती है 2f2 पर। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस है ये। इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है एफ, वो दे रखी है 2 मीटर। अब ये बताओ, ये 2 मीटर पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव होगी? ये बताओ। इसका जो एक्टिव फोकस होता है वो कौन सा होता है? इधर वाला। इधर वाला एक्टिव फोकस होता है, लेफ्ट साइड वाला, यानी कि जो फोकल लेंथ माइनस में आनी चाहिए। तो इसकी जो पावर आएगी, पावर 1/f आएगी। पावर को लिखोगे 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, यानी कि पावर इसकी -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर आ जाएगी बस। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, यानी कि मीडियम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ताकि उससे लाइट आर पार हो सके, लाइट आर पार हो सके। वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं बनाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम तो नहीं बना पाएगा वो। कुछ लाइट को पास कर भी सकता है, बट 100% लाइट पास नहीं हो। गिलास, ओ हो सॉरी 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 सॉरी, वाटर बना सकता है ना, वाटर से तो लाइट पास होगी। सॉरी, ये क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? ये मैं क्या कर बैठा? मर गया मैं, मिट गया मैं, हो गया मैं तेरा दीवा। देखो वाटर से लाइट पास हो सकती है ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब ये लेंस बना सकते हैं इससे। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह वर्क कर सकता है, इससे भी लेंस बना सकते हैं। प्लास्टिक भी, जो ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक होता है, जो कि फाइबर जैसे होते हैं, तो फाइबर्स में भी लाइट पास हो जाती है, तो उससे भी लेंस बनाया जा सकता है। बट क्ले कैसा मीडियम है? ओपेक मीडियम, यानी कि लाइट को पास नहीं करता। तो इससे रिफ्लेक्शन तो हो सकता है, बट रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इससे लेंस नहीं बनाया जा सकते। क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर से सिर्फ एक ही केस होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है। कब? कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है। कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस मतलब इस बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तब वो इमेज बनेगी, वो पीछे की साइड बनेगी। और कैसी होगी? वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। तो ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया हो, तो सीधी बात है पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं पर रखा गया होगा, तब इमेज बनेगी इरेक्ट और एनलार्ज।
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के आगे, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसके आगे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए टू गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो, इसके लिए आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, बताओ। अभी अभी मैंने बताया था, अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है, अभी अभी क्या बताया था मैंने कि यदि 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पे इमेज बनेगी और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15। तो ये बताओ किस वाले मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि इसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है, किसके पोल के लेफ्ट साइड में होता है, तो कॉनकेव मिरर होगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। और पूछा गया है लेंस कौन सा होगा जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, उसका तो जो मेन फोकस होता है वो राइट साइड में होता है ना, राइट साइड में होता है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मतलब कॉन्वेक्स तो नहीं होगा। और कॉनकेव का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड वाला होता है, प्रिंसिपल फोकस ये वाला होता है ना, इधर वाला, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाला, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस यही हो सकते हैं जिनकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि माइनस तो इन दोनों के केस में ही आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। अच्छा, ये पूछा है आपसे कि आप मिरर से कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज है हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी बन रही है। सीधी हमेशा कब बनती है, जब इमेज बने वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज किस मिरर में बनती है, वो होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा बनती है वर्चुअल बनती हैं। और दो ही केस होते हैं, जब इन्फाइनाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तब तो बनती है इमेज फोकस पे और पॉइंट साइज बनती है, और इन्फाइनाइट के अलावा कहीं पे भी रखा होगा तो इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। तो देखो ये तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर होगा, या फिर ये हो सकता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में भी इमेज बनती है कैसी, वर्चुअल। प्लेन मिरर के केस में भी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, और साथ साथ में सेम साइज़ की बनती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज भी उतना ही होगा। जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी यहाँ से इमेज की डिस्टेंस भी यहाँ से उतनी ही होगी। कहाँ से, प्लेन मिरर से। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो मिरर प्लेन मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी में आप पढ़ रहे हो और स्मॉल लेटर को पढ़ना चाहते हो, तो बताओ कौन सी लेंस का यूज़ करोगे। तो बताओ, स्मॉल लेटर को पढ़ना है मतलब आप इमेज को एनलार्ज करके देखना चाहते हो। एनलार्ज करके देखना चाहते हो तो आप कॉनकेव तो बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव तो जितनी भी इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है, जबकि अपने को चाहिए एनलार्ज इमेज, तो अपन करेंगे यूज कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एनलार्ज इमेज बनाता है और एनलार्ज इमेज बनाता है। और इमेज कैसी होनी चाहिए इसकी, इसमें कैसी होनी चाहिए बताओ, वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज, क्योंकि जो रियल इमेज होती है उसको देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, और आप स्क्रीन लेके नहीं चल रहे, आप लेंस के थ्रू उसको देखना चाहते हो। तो लेंस के अंदर देखना चाहते हो तो मतलब वर्चुअल इमेज बने। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जो इरेक्ट भी होती है और एनलार्ज भी होती है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस, पोल नहीं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा हो तो एनलार्ज इमेज बनती है, और लेंस के पीछे मतलब इसी साइड बनेगी एनलार्ज इमेज बनेगी। तो मतलब ये वाला केस होगा। और फोकल नंबर 1 तो लेंस तो क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। अब कॉन्वेक्स लेंस के भी दो केस दे रखे हैं, या तो फोकल लेंथ उसकी 50 सेंटीमीटर लें या 5 सेंटीमीटर लें। तो बताओ इन दोनों में से कौन सी नहीं चाहिए। तो अपन क्या चाहते हैं कि जो लेंस हो वो अपना काम मैक्सिमम करे, मतलब उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखो पावर ज़्यादा होने का मतलब जो वर्क लेंस कर रहा है वो हायर एफिशिएंसी से करेगा, हायर एफिशिएंसी से करेगा। यदि ये इमेज को एनलार्ज कर रहा है तो ये हायर एफिशिएंसी से एनलार्ज करेगा। इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो 50 सेंटीमीटर ना लेके 5 सेंटीमीटर वाली फोकल लेंथ लोगे। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अपन ऑब्जेक्ट की इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज चाहते हैं। तो नंबर 1 बात तो क्लियर हो गई, यदि इरेक्ट इमेज चाहते हो तो वर्चुअल होनी चाहिए। इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर का यूज करके, कॉनकेव ये रहा। कॉनकेव मिरर का कौन सा केस है जिसमें इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी इमेज बनेगी ऐसी, इरेक्ट यानी कि एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये 15 सेंटीमीटर है। वाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द मिरर। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि रेंज क्या होनी चाहिए, इस रेंज में किस रेंज में ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि जो इमेज बने एनलार्ज बने और वर्चुअल बने। तो अपने को ऑब्जेक्ट रखना चाहिए F और P के बीच में, यानी कि उसकी डिस्टेंस पोल से 0 से लेके और 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ से यदि डिस्टेंस मेजर करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस पोल पे कितनी होगी, 0, और यहाँ से बढ़ते 15 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम यहाँ तक रख सकते हो। अब ये पूछ रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, और इसका आप रे डायग्राम भी ड्रॉ करो। तो रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा,
फर्स्ट केस ये वाला बना देना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो निकलती है फोकस से, निकल गई फोकस से। दूसरा जो पोल पे गिरती है वो ऐसे करके निकल जाती है, और इनको पीछे जाके मिला देना, पीछे जाके मिला दिया। इस तरह से इमेज बन जाएगी जो कि वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इस तरह से बना दोगे। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार, कार के हेडलाइट में किस तरह के मिरर यूज़ किए जाते हैं? कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो लाइट होती है वो फोकस के आसपास रख दी जाती है। यदि फोकस से लाइट निकलेगी, इस पर टकराएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अपन यही चाहते हैं कि पैरेलल रेज निकले यहाँ से ताकि वो लंबी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकें। तो ये कॉनकेव मिरर होगा यहाँ पे। सेकंड, रियर और साइड व्यू इमेज के लिए कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स क्यों यूज़ करते हैं तो ये इसी लेक्चर में बता चुका हूँ। लास्ट, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो लाइट इस पर गिरती है उनको ये कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट यानी कि इकट्ठा कर देता है। और सोलर फर्नेस में यही तो चाहते हैं, ताकि एक जगह पे यदि इकट्ठा कर देगा रेज को तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। यदि टेम्परेचर हाई हो गया, और यही तो अपन चाहते हैं, तभी तो सोलर फर्नेस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 22, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। समझ रहे हो? क्वेश्चन की गहराई देखो, आज क्वेश्चन की गहराई कितनी गहराई तक क्वेश्चन पहुंच चुका है। ये पूछ रहे हैं कि यदि कौन आपके पास ये लेंस है और लेंस के हाफ पार्ट को क्या किया है, ब्लैक से कवर कर दिया, इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो क्या होगा? बताओ 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 बताओ। क्या इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ बताओ। इसका मतलब ये है बच्चों, बिल्कुल इमेज बनेगी, बिल्कुल इमेज बनेगी। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से जो रेज निकल रही होंगी, अब वो रेज निकलेंगी तो रेज तो हमेशा निकलेंगी। तो रेज तो ऐसे देखो, यदि यहाँ पे ये जैसे कि अरे 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 गलती कर बैठा दिल, यहाँ पे फोकस होगा F1, यहाँ पे 2F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, यहाँ पे 2F2 होगा। जरूरी थोड़ी है कि यार इधर ये वाला केस ही बने, हमेशा ऐसे जाए और ऐसे करके, जरूरी नहीं है। जो ऐसे फोकस से होकर निकलेगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये केस भी तो बन सकता है, ये केस भी तो बन सकता है, जो ऐसे जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस भी बन सकता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो ऐसे करके सीधी निकल जाएगी। चलो ऑप्टिकल सेंटर से भी नहीं आ पा रही क्योंकि यहाँ पे बंद है, तो दूसरी रे भी इसके फोकस के आसपास से ऐसे निकल के आ जाएगी। तो ये भी करके मतलब पूरी की पूरी इमेज बनेगी इस केस में। इस केस में पूरी इमेज बनेगी। यदि नीचे वाले पार्ट को भी कवर कर दोगे, इस दोनों मतलब ऊपर और नीचे वाले पार्ट को कवर कर दोगे तो इमेज नहीं बन पाएगी इस साइड। बट यदि सिर्फ एक यानी कि अपर हाफ को कवर करोगे या लोअर हाफ को कवर करोगे तो 100% इमेज बनेगी, उसकी पूरी की पूरी इमेज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ये पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। पहले तो ये बताओ कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर का है, ये मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, और ये रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर अवे, ये यहाँ से 25 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है, यानी कि यू की वैल्यू 25, यू की वैल्यू कितनी होगी? -25 होगी एक्चुअली। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो एफ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। एफ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? एफ पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। रे डायग्राम फाइंड द पोजीशन वगैरह निकालनी है तो लगाओ इसमें लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। एफ तो पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल होगा। 1/v निकालना है, इमेज कहाँ पे बनेगी? यू दे रखा है -25, तो यहाँ से 1/10 = आ जाएगा 1/v + 1/25। यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/10 - 1/25। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 100 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, तो 1/v हो जाएगा 6/100। यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो 100/6, यानी कि 50/3 सेंटीमीटर में बनेगी। क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी इस साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी, किसकी? ऑप्टिकल सेंटर के। और कितनी डिस्टेंस में बनेगी? यहाँ से 50/3 सेंटीमीटर पे बनेगी। ओके, साइज़ पूछा है, पोजीशन तो पता चल गई, साइज़ निकालना यानी कि मैग्नीफिकेशन। एम का फॉर्मूला होता है v/u होता है, v/u होता है ना एम का फॉर्मूला। तो v कितना है? 50/3, u कितना था? 25। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/3। m की वैल्यू 2/3, 2/3 कितना होता है? 0.6666, यही होता है। तो m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है ना, 1 से छोटी है ना m की वैल्यू, इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी ना, छोटे साइज़ की होगी। क्यों छोटी साइज़ की होगी? क्योंकि m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है। यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती तो लार्ज इमेज बनती है, लार्ज इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में लार्ज इमेज बनती। बट अभी m इसकी वैल्यू 1 से कम आई है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। m की वैल्यू 0 से 1 में, तो ठीक। तो अब ये पूछ रहा है
वी की वैल्यू आ गई। नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा हुआ, क्योंकि एम की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना। पॉजिटिव कब आती है, एम की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, ये बताओ मुझे तुम। एम की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, एम की वैल्यू वी बाई यू अपने लिखी ना, बट यू तो -25 होना चाहिए ना, -25 होना चाहिए। एम वी तो ये यू तो -25 होना चाहिए ना, क्योंकि यू की वैल्यू -25 ये रखा नहीं, तो -2.2/3 आएगी। एम की वैल्यू -2, एम की वैल्यू नेगेटिव 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, वो तो सही है, इसका मतलब इमेज तो डिमिनिश बनेगी। बट नेगेटिव साइन क्या शो करता है, मैग्नीफिकेशन का नेगेटिव साइन क्या शो करता है, एम नेगेटिव क्या शो करता है कि इमेज बनेगी रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही। और ये अपन यहाँ से भी देख सकते थे, क्योंकि वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी और पॉजिटिव में 50/3, इसलिए इमेज तो राइट साइड ही बननी थी। और राइट साइड इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, राइट साइड इमेज बनेगी, मतलब रियल में इमेज, रियल में रेज मिल रही होंगी तभी तो राइट साइड बनेगी। यदि रियल में नहीं मिल रही होती, पीछे एक्सटेंड करके उनको मिलाना पड़ता तो इमेज वर्चुअल हो जाती, क्योंकि राइट साइड में मिल रही तो इमेज रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे कोई सा भी केस ले लो, तो यू हो गया -10 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे, क्यों लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, और ये राइट साइड में 15 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो फॉर्मूला लगा दो 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 15, 1/v निकालना है, 1/u कितना हो जाएगा, 1/u कितना है -10 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/v जो आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम ले लो, ये 150, तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आएगी 25/150, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/25। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 6, v की वैल्यू आ जाएगी 6। v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मतलब पॉजिटिव में आ रही है बच्चों, v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इससे क्या पता चलता है, वी की वैल्यू पॉजिटिव में आने से क्या पता चलता है, बता सकते हो क्या आप मुझे? वी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि इमेज इस राइट साइड बन रही है, मतलब इमेज राइट साइड बनने का मतलब समझ रहे हो ना, इमेज राइट साइड ही बनती है कॉन्वेक्स के केस में, बताइए हो बताइए बताइए, कॉन्वेक्स के केस में राइट साइड ही बनती है। और ये एफ और पी के पोल यहाँ पर है, और एफ यहाँ 15 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, तो इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है 6 सेंटीमीटर। और इमेज कैसी होगी ये तो आपको पता ही है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसी इमेज बनती है, हमेशा ही स्मॉल इमेज यानी कि स्मॉल इमेज होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में डिमिनिश्ड इमेज होगी, स्मॉल मतलब डिमिनिश्ड इमेज होगी। और कहाँ पे बनेगी, वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। और उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इमेज का नेचर वर्चुअल, मतलब इमेज वर्चुअल बनेगी, ये आपको प्रूव करना हो तो m = -v/u फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो यहाँ से v कितना आएगा, v तो 6 आ रहा है, u कितना था अपना, u -10 था, तो ये यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6/10, तो ये 2 3 2, तो ये 0.6 आया ना, यहाँ से मैग्नीफिकेशन 0.6 आया, वो भी पॉजिटिव आया। 0.6 से तो ये पता चल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब इमेज है डिमिनिश। और ये m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव क्या बताता है, पॉजिटिव बताता है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन, प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस किया जाता है वो +1 है। +1 से क्या समझते हो आप, +1 से ये समझते हैं कि हाइट, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u। अभी अपन हाइट की हाइट को देखते हुए बात करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = 1 है मैग्नीफिकेशन, यानी कि हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइज की इमेज बनती है प्लेन मिरर के केस में, तभी उसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये रहा आपका प्यारा प्यारा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में आप एक चीज़ मुझे बता दो कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 केस थे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। एक तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तब इमेज बनती है यहाँ पे फोकस पे, इस वाले फोकस पे इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है, और फोकस पे बन रही है, यानी कि पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश होती है, हाईली डिमिनिश होती है, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश होगी, ये केस हो गया। दूसरा, इनफाइनाइट को छोड़ के ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो तो जो इमेज बनती है पोल और फोकस के बीच में बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है। और जो इमेज का साइज होता है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की साइज से, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कम होता है, ये बात भी सही है किसी भी केस में, अदर देन इनफाइनाइट वाले केस से किसी भी केस में। तो देखो अब इन्होंने पूछा कि ऑब्जेक्ट भी प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर पे, तो पोल से 20 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी हाइट का है, 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है ठीक है ठीक है।
और ये 20 सेंटीमीटर, मतलब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि जो इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और जो इमेज का साइज होगा 5 सेंटीमीटर से कम ही होगा, क्योंकि इमेज डिमिनिश्ड ही बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज तो अभी अपन निकाल लेंगे, बट पोजीशन तो आप बता सकते हो पोल और फोकस के बीच में होगी, और साइज इसका इससे कम होगा। अब ये देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी इसकी। तो लगाओ उसका फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि 30 है तो फोकस कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू R/2 होती है ना फोकल लेंथ, तो 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और फोकस इसका राइट साइड होता है, फोकस इसका राइट साइड होता है, तो मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इससे क्या पता चलेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगा दो। फोकल लेंथ क्या है इसकी, पॉजिटिव होगी, और कितनी है 15 सेंटीमीटर। 1/v निकालना है, u दे रखा है, u कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बट वो पोल से लेफ्ट साइड है तो वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहाँ से देखो आप प्रूव करेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ से 1/v की वैल्यू जो आएगी 1/15, और इसको इधर ले जाएंगे अपन 20 को, तो 1/20, एलसीएम ले लो 60, तो ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और 23 जा 60। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आएगी 7/60, यानी कि v इक्वल टू 60/7। इसको सॉल्व कर लो तो v की वैल्यू 60/7 आ रही। 60/7 को और सॉल्व करोगे फर्दर तो देखो कितनी आएगी वैल्यू, 8 7 8 जा 56, 8 जा 56 हो गया ना। कितना रिमेनिंग बचा 4, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 440, तो 8.5 की लगभग वैल्यू आ रही है। 8.5 इस वैल्यू से क्या पता चल रहा है, एक चीज़ आपको पता चल रही है 8.5 यानी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ तो 15 थी, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 15 थी, और इमेज बन रही है राइट साइड में 8.5 पे, यानी कि पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है ना, 8.5 डिस्टेंस है। इधर राइट साइड बन रही, राइट साइड क्या बन रही है, क्योंकि वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऑप्टिकल जो सेंटर है इसका मतलब ये पोल है उससे राइट साइड इमेज बननी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर नहीं बोलेंगे इस केस में, पोल ही बोलेंगे, ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है लेंस के केस में। तो वी से क्या पता चल रहा है, क्योंकि वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब जो इमेज बन रही है पोल के राइट साइड बन रही है, और वी की वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर आ रही है इसका मतलब क्योंकि इसके फोकस की डिस्टेंस तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर है ना, और इमेज बन रही है 8.5 पे, मतलब पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। और इसका जो साइज है, साइज निकालना हो तो m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, यही होता है ना। तो वैल्यू पुट करो, मैग्नीफिकेशन -v, v की वैल्यू कितनी है बच्चों 8.5, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू इस केस में है, u की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर -20, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 8.5/20। इसको जो सॉल्व करोगे बच्चों तो मैग्नीफिकेशन 1 से कम आएगा ना। इसको जो सॉल्व करोगे तो मैग्नीफिकेशन <<1 है ना, <<1 होने का मतलब इमेज जो होगी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, यानी कि वो छोटी साइज की होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। और डिमिनिश्ड होने के साथ साथ क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव m की वैल्यू से क्या प्रूव होता है, m की वैल्यू पॉजिटिव होने से ये प्रूव होता है कि इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वो तो अपने को वैसे ही पता था, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और इरेक्ट भी बनेगी, सीधी बनेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, ये सारी बातें प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर इतना, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, P इक्वल टू 1/f होता है। यदि P नेगेटिव है तो f भी नेगेटिव होगा। और कौन सी लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो वो होती है कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस का फोकस इस साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, यानी कि ये कैसा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस है। नंबर 1 बात ये प्रूव हो गई। आइए पूछ रहे हैं इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो P इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। P की वैल्यू कितनी है -2 दे रखी है, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आएगी -0.5 मीटर में आएगी। यदि आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर इतना। पहले ये बताओ ये कौन सा लेंस होगा, तो ये लेंस होगा बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि इसकी पावर किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, और पावर पॉजिटिव यानी कि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। और कौन सी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आइए पूछ रहा है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो P इक्वल टू 1/f लगा दो, या फिर यदि आपको सेंटीमीटर वैल्यू चाहिए तो P इक्वल टू 100/f भी लगा सकते हो। यदि f सेंटीमीटर में चाहिए तो f इक्वल टू 100/p हो जाएगा, 100/p हो जाएगा। P कितना है 1.5 है, ये सॉल्व कर लो इसको, तो ये 200/3, ये 200/3 इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। एनी डाउट, अरे बोलना बच्चे, कोई डाउट नहीं है तुझे। नेक्स्ट, बस हो गए सारे क्वेश्चन हो गए, वाह बधाइयो बधाइयो बधाइयो, आपको ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से जो वैल्यू सॉल्व, ये तो सॉल्व कर लोगे ना यार, इतना तो रहम कर लो मुझ पे, अब नहीं करोगे तो ये बता देता हूँ, ये 66.67 सेंटीमीटर आ जाएगी।
यदि आपको मीटर में निकालनी होती तो कोई चेंज नहीं करना था, पी इक्वल टू 1/f ही लगाने रहते। एफ को यदि मीटर में चाहिए तो एफ मीटर में 1/p हो जाता, पी की वैल्यू 1.5। इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू जो आएगी वो मीटर में आएगी। यदि आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना और सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। बताइए चैप्टर खत्म हुआ, बताइए चैप्टर ख़त्म हुआ। और ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको जो चाहा तो वो बता दी जाएगी, आपकी पूरी कर दी जाएगी। अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ बच्चों आपको, क्योंकि आप गलती कर बैठी हो, गलती कर बैठी हो नहीं, गलती कर बैठती हो, तो इसीलिए अपन चलते हैं जरा सा रिवीजन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज। तो लेंस में सबसे पहले बताता हूँ मैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर जो फोकस होता है F1, इसका 2F1, ये F2, ये 2F2। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये F2 वाला होता है, क्योंकि इसमें लाइट क्या होती है, इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करेगा तो राइट साइड कन्वर्ज करता है, इसीलिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट साइड वाला होता है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट से लाइट रे आएगी तो वो फोकस से होकर निकलेगी, ठीक है। इनफाइनाइट से कोई भी लाइट रे आएगी हमेशा फोकस से होकर निकलेगी, और इनफाइनाइट से लाइट रे आती है वो हमेशा ही पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो यदि ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे तो इमेज बनती है फोकस पर। तो नंबर 1 केस है कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो इस केस में क्या होता है, नंबर 1 जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज है ना, पॉइंट जैसा बन रहा है उस फोकस पर। नंबर 2 कहाँ पे बनती है, एट फोकस। नंबर 3 रेज यहाँ पे रियल में मिल रही है ना, रियल में मीट कर रही है तो इमेज होती है रियल, और रियल के साथ हमेशा एक टर्म जुड़ी होती है क्या, रियल जो इमेज होती है वो हमेशा उल्टी होती है, यानी कि इरेक्ट होती नहीं, सॉरी इरेक्ट नहीं होगी, इरेक्ट तो सीधा हो जाएगा ना, जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, उल्ची होती है बच्चों। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, यानी कि इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड। नंबर 1 केस। नंबर 2 केस होता है जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना F2 से दूर, नहीं सॉरी F1 से 2F2 की बात नहीं आएगी, रुको पहले बना, 2F1 से दूर रख दिया बट फाइनाइट डिस्टेंस पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। इस केस में इमेज कहाँ पे बनती है, एक तो वही रूल लगाओ कि जो पैरेलल आती है फोकस से होकर निकल जाती है, अच्छी बात है। और दूसरा रूल क्या लगाओगे दूसरा रूल ये लगा लो आप यहाँ पे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है वो सीधी निकलती है। यहाँ पे देखो इस केस में इमेज कहाँ पे बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में, और कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है, स्मॉल बन रही है, यानी कि ये बन रही है स्मॉल। नंबर 2 केस है ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 से दूर है बट इनफाइनाइट नहीं है इस बार, तो इस केस में इमेज कहाँ पे बनती है, इस केस में इमेज बनती है F2 एंड 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। नंबर 2 इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी है ना इमेज, डिमिनिश्ड है। पहले वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड थी क्योंकि पॉइंट साइज इमेज थी, एकदम पॉइंट जैसा बन रहा था, बट यहाँ पे इमेज का कुछ ना कुछ साइज है, हालांकि वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, इसलिए डिमिनिश्ड बोला जा रहा है इसको। नंबर 2 रेज यहाँ पे रियल में मीट कर रही है तो इमेज होगी रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी होगी। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट रखा हो आपका 2F1 पर, यहाँ से F1 ये 2F1, ऑब्जेक्ट रखा है आपका 2F1 पर, ये 2F1 पर रखा हुआ है, इससे पहला केस तो ये होगा, पैरेलल आती है वो फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरा पोल वाला केस लगा दो कि जो पोल से होकर निकलेगी वो ऐसे ही निकल जाएगी। इस केस में जो इमेज बनती है वो 2F2 पे ही बनती है, मतलब थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट 2F1। इस केस में इमेज बनती है इमेज एट 2F2, नंबर 1। नंबर 2 सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इसका भी साइज होता है, सेम साइज। नंबर 3 इसमें होगा कि रियल में रेज मीट कर रही तो इमेज होगी रियल, और रियल के साथ हमेशा जो चीज़ जुड़ी है वो इन्वर्टेड, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगी। ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस ये है जब आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में आ जाए तो ऐसे करके आएगी और फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और जो पोल से निकलेगी वो ऐसे करके निकल जाएगी, ये देखो। तो यहाँ से जो इमेज बनी वो बियॉन्ड 2F2 बनी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोर्थ केस है ना ये, फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। तो इसमें क्या गया इमेज की प्रॉपर्टी, नंबर 1 इमेज बियॉन्ड 2F2, नंबर 1। नंबर 2 एनलार्ज
एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज ज़्यादा है तो एनलार्ज। नंबर 3, क्योंकि रियली में रेज मीट कर रही है यहाँ पे तो इमेज है रियल। और रियल के साथ क्या चीज़ जुड़ी होती है, इन्वर्टेड। रियल हमेशा उल्टी होती है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर मुँह करके खड़ा हुआ है और ये इमेज नीचे मुँह करके बनी हुई है। फिफ्थ केस, फोर्थ केस हो गया था, फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट रखा हो F1 पर, यानी कि फोकस पे ही हो ऑब्जेक्ट। F2 टू F2, जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट हो, तो फोकस पे ही होगा तो ये पैरेलल आएगी, फोकस से होकर निकलेगी, अच्छी बात है। जो ऐसे पोल से निकलेगी वो सीधी निकल जाएगी। अब देखो ये रेज आपस में कैसी होगी, पैरेलल, मतलब ये इमेज बनेगी तो कहाँ जाके बनेगी, इनफाइनाइट पे। और देखो इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा हो चुका होगा, मतलब हाईली एनलार्ज हो चुका होगा। तो फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट F1। इस केस में क्या होता है, इमेज बनती है इमेज एट इनफाइनाइट। नंबर 2, हाईली एनलार्ज। नंबर 3 केस है हाईली एनलार्ज है, क्योंकि ये रियल में मिलेंगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी हालांकि, पर रियल में मिलेंगी तो रियल इमेज होती है, और रियल के साथ हमेशा होता है इन्वर्टेड। लास्ट केस यानी कि 6 केस जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखे थे अपन ने, कहाँ कहाँ पे इस कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, और ये बच्चों 2F2 है। यहाँ पे रखा आपने ऑब्जेक्ट, पहला ये केस लगा दो, यहाँ से निकलती है वो, इससे होकर निकलती है, अच्छी बात है। दूसरा यही केस लगा दो कि जो जो पोल से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। इस केस में क्या होता है बच्चों की, जो और ये जो इसको आप, ये पैरेलल नहीं है, बट इनको क्या किया जाएगा, एक मिनट, पोल से होकर निकलती है, ऐसे करके निकल जाती है। तो इसको यदि आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो पीछे एक्सटेंड करते हो तब ये मीट करती हैं कहीं पे, तो पीछे ये मीट करती हैं। और देखो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका साइज बड़ा है ना, तो 6 केस में क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे जो इमेज होती है वो होती है एनलार्ज, इमेज बड़ी होती है। नंबर 2 केस, इमेज एनलार्ज है और बन रही है बिहाइंड द लेंस बन रही है। नंबर 3, क्योंकि रेज रियल में मीट नहीं कर रही, पीछे मिलती हुई लग रही है सिर्फ, तो इमेज हो जाएगी वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ एक टर्म हमेशा जुड़ी हुई होती है कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी, यानी कि इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज सीधी होती है। तो ये 4 केस हो गए आपके, ठीक है, ये 6 केस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर का केस, ये कॉन्वेक्स केस सारे केस कंप्लीट। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस हैं। नंबर 1 तो केस ये है, ये इसका फोकस 1, इसका जो मेन फोकस होता है वो लेफ्ट साइड वाला होता है, राइट साइड वाला नहीं होता, लेफ्ट साइड वाला होता है। जैसे इसमें मेन फोकस F2 वाला था ना, F2 वाला इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और क्योंकि ये राइट साइड है ऑप्टिकल सेंटर के, इसीलिए जो फोकल लेंथ होती है इसकी पॉजिटिव होती है, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। जबकि कॉन्केव लेंस में जो मेन फोकस होता है वो F1 होता है, और F1 होने की वजह से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, इसीलिए लेफ्ट साइड होने की वजह से क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड होने की वजह से ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस लेफ्ट साइड है, तो इसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। इसमें 2 ही केस होते हैं, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो जितनी भी रेज आएंगी सारी की सारी कैसी आएंगी, सारी की सारी पैरेलल आएंगी, और जो पैरेलल आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर को अपना गुरु मानते हुए ऐसे करके डाइवर्ज हो जाती है। दूसरी रेज भी ऐसी आएगी, ऑप्टिकल सेंटर को गुरु बनाएगी और ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी। तो देखो अब रेज रियल में तो कहीं मीट नहीं करेंगे, बट मिलती हुई लगेंगी, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको लगता है कहाँ पर मिलती है, वो फोकस पर मिलती हुई लगती हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, नंबर 1 केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जो इमेज बनती है इमेज एट फोकस, और इमेज फोकस पे बन रही है, यानी कि पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि रेज रियल में मीट नहीं कर रही, मीट करती हुई लग रही है, इसका मतलब इमेज है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी इरेक्ट होती है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगाओ। दूसरा केस इसमें जो बनता है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पे भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हुआ जिस डिस्टेंस को मेजर किया जा सके, वो फाइनाइट डिस्टेंस हो गई। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस पे माना कि आपने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से एक रेज निकलेगी पैरेलल, वो फोकस को अपना गुरु बनाते हुए ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो गई। दूसरा इसमें केस बना दो कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज निकलती हैं वो क्या करती हैं, वो सीधी निकल जाती हैं, वो कभी वापस मुड़ के नहीं आती। तो देखो ये रे पीछे आ रही है और ये रे यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रही है ना, इस जगह पे अरे कहाँ गई वो जगह, ये जगह है ना यहाँ पर। तो इमेज देखो, इमेज छोटी बन रही है, क्योंकि रेज रियल में मीट नहीं कर रही, मीट करती हुई सिर्फ लग रही है पीछे की साइड, इसलिए इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। तो दूसरा केस जो इनफाइनाइट के अलावा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसमें कैसी इमेज बनेगी, इमेज बिटवीन ये फोकस है और ये पोल है, तो इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में बनेगी। नंबर 1 तो चीज़ ये हो गई, फोकस और पोल के बीच में बनने के साथ साथ डिमिनिश होगी, इमेज का साइज छोटा होगा, डिमिनिश होगा। नंबर 2 वर्चुअल है इमेज, वर्चुअल कैसी इमेज होती है, इरेक्ट।
तो क्या कॉनकेव लेंस से कभी रियल इमेज मिल सकती है आपको? नहीं मिल सकती, क्योंकि कॉनकेव लेंस के तो दो ही केस हैं। एक में इनफाइनाइट पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखोगे तब भी फोकस पे मिलेगी, वो भी वर्चुअल इमेज है, और इनफाइनाइट के अलावा कहीं पे भी रखोगे तो भी वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी होगी? साइज में कैसी होगी? साइज में होगी इससे छोटी, ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में छोटा साइज होगा। अच्छा, इस केस में ये बात मत बोल देना जो मैंने अभी बोल दी थी गलती से, कि जो इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ना 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 ना, पोल और फोकस के बीच में नहीं बनेगी, पोल और फोकस के बीच में नहीं बनेगी, वो फाइनल डिस्टेंस में बनेगी। मतलब ये लेंस जो है कॉनकेव लेंस के, उसकी लेफ्ट साइड बनेगी, बस ऐसा बोल सकते हो कि कॉनकेव लेंस की लेफ्ट साइड बनेगी, और पोल और फोकस के बीच में मत बोलना। पोल और फोकस के बीच में बोलने का अधिकार सिर्फ आपको कब है? जब आप जब आप मिरर की नहीं, जब आप इसकी बात कर रहे थे, किसकी? मिरर्स की बात कर रहे थे, उसमें एक केस आता है, वहाँ पे आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको बोलना है सिर्फ कि जो इमेज बनेगी लेफ्ट साइड बनेगी, अच्छी बात है, लेफ्ट साइड बनेगी, और डिमिनिश्ड होगी, ऑब्जेक्ट की साइज से इसका साइज कम होगा, और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये सारे के सारे केस हो गए लेंसेज के। अब मिरर भी ऐसे रिवीजन करा दूँ क्या? करा दूँ क्या? मन तो हो रहा है यार, मन तो बहुत हो रहा है, क्योंकि क्या होता है बच्चों की, तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें रिवीजन करा देना चाहिए। करा दूँ? 6 केस कॉनकेव लेंस के 6 केस एक ही में बना देता हूँ, एक ही इमेज में, सारे मिटा मिटा के बनाता रहूँगा। ये पोल हो गया। अच्छा, इस केस में इसको पोल बोलते हैं, जबकि जो लेंस होता है उसका जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये चीज़ तो मैंने कितनी बार बता दी। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे, इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे, इमेज बनेगी फोकस पे, क्योंकि इनफाइनाइट से सिर्फ और सिर्फ जो रेज आती हैं पैरेलल ही आ सकती हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ सकती हैं। तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, नंबर 1 केस, तो जो इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी। नंबर 2, इमेज होगी पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि रेज रियल में मीट कर रही हैं तो इमेज होगी रियल, और रियल के साथ क्या चीज़ जुड़ी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल आगे हमेशा इन्वर्टेड होती है। नंबर 2 केस इसी में बताऊंगा मैं। यदि आपने ऑब्जेक्ट रख दिया गलती से नहीं, आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये था अपना फोकस, ये था अपना सी, ये सी से बियॉन्ड है बट इनफाइनाइट पे नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तब इमेज कहाँ पे बनती है देखते हैं। ये फोकस से होके निकाल दोगे। दूसरा केस ये बना लो, दूसरा केस क्या बना लो अभी तो फोकस पे बन रही थी। दूसरा केस ये बना लो कि जो सी से होके निकलती है, जो सी से होके जाती है वो उल्टे पाँव वापस आ जाती है, ऐसे जाएगी, इससे टकरा के वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे मिल रही है ना रेज, दोनों रियल में यहाँ पे मिल रही हैं, और इसको ऐसे बनाओगे तो इमेज हो जाती है उल्टी। दूसरा केस है, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। इस केस में जो इमेज बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बनेगी। नंबर 2, इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड। नंबर 3, क्योंकि रियल में रेज मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट रख दोगे आप सी पर रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, चलो ये सी पर रख दिया। नंबर 1 तो यही केस, ऐसे जाएगी तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी तो ऐसे आ जाएगी। दूसरा केस ये बना लो, जब पोल पे किसी एंगल पे गिरती है तो उसी एंगल पे वापस भी आ जाती है, तो ऐसे करके वापस आ जाएगी। इस केस में देखो इमेज बनती है ऐसी, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का भी होता है, तो इसमें केस ये हो जाता है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट एट सी का मतलब समझ रहे हो ना, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में जो इमेज बनती है, इमेज कैसी होती है? इमेज कहाँ पे बनती है? पहली बात तो इमेज भी सी पर ही बनती है, नंबर 1। नंबर 2, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, सेम साइज। नंबर 3, रियल में रेज मीट कर रही हैं तो रियल। फोर्थ केस, रियल के साथ क्या जुड़ता है? इन्वर्टेड हमेशा जुड़ेगा। ये 3 केस हो गए। फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो देखो सी एंड एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को भी। एफ है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे करके आई और ये फोकस से होकर निकल गई। दूसरा केस ये है कि इधर से आएगी और जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे वापस जाएगी, ऐसे। तो जो इमेज बन रही है देखो कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में तो इमेज बनी यहाँ पर, यहाँ का मतलब सी और इन्फाइनाइट के बीच में, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, इमेज बनी बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा दूर बनेगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में बोल सकते हैं, बट आप बोलोगे बियॉन्ड सी के साथ साथ नंबर 2 चीज़ एनलार्ज होगी। एनलार्ज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका साइज ज़्यादा है, देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है जबकि इमेज बड़ी, एनलार्ज है। नंबर 3, क्योंकि रियल में रेज मीट कर रही है तो इमेज ऐसी रियल है, और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस है फोकस सी। अब ऑब्जेक्ट रखा आपने फोकस पर, तो यदि फोकस पर रखोगे ये पैरेलल आई और फोकस से होकर निकल जाएगी,
ठीक है। नंबर 1 केस, जो पोल से होके आएगी वो इतने एंगल पे करेगी, उतने एंगल पे वापस जाएगी। इसमें देखो रेस कहीं मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी तो सही, बट इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो 5th केस मैं यहाँ लिखता हूँ। 5th केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट एट फोकस। इस केस में जो इमेज बनती है, इमेज एट इनफाइनाइट, इमेज एट इनफाइनाइट पे बनती है। नंबर 2, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज होगी। नंबर 3, हाईली एनलार्ज के साथ साथ हाईली एनलार्ज रियल इमेज होगी, क्योंकि भले ही वो इनफाइनाइट पे जाके मिले बट रियल ही मिलेंगे, और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। ये सारे के लास्ट केस है, लास्ट केस है, लास्ट। जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, कहाँ रख दिया? पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और फोकस के बीच में, यहाँ कहीं। नंबर 1 तो ये पैरेलल जो आती है वो फोकस से होकर निकल जाती है, अच्छी बात है। जो पोल पे ऐसे करेगी वो ऐसे करके निकल जाएगी। ये देखो, अब ये पैरेलल भी नहीं है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब ये इनफाइनाइट पे जाके भी नहीं मिलेंगी। तो क्या करते हैं, इसको जब पीछे मिलाते हैं, पीछे मिलाते हैं बच्चों, ये वाली दोनों को रेस को पीछे मिलाते हैं तो ये पीछे मिलती है, यानी कि ऐसे कर, ये कैसा बना दिया मैंने, हाँ ये पीछे मिलती हैं और ऐसे पीछे देखो ये ऐसे है। अब देखो पीछे इमेज बन रही है, यानी कि वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और इसका साइज़ जो देख रहे हो ना, इमेज का साइज़ इस ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है। तो 6 केस के बारे में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा बच्चों। 6 केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, बोर्ड और फोकस के बीच में। इस केस में इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नंबर 2 केस है बिहाइंड द मिरर के साथ साथ एनलार्ज है, इमेज बड़ी ना, एनलार्ज है। नंबर 3 केस एनलार्ज के साथ साथ क्या है? एनलार्ज होने के साथ साथ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट, यानी कि सीधी है। ये 6 केस इसमें होते हैं। अब देखते हैं कौन 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 कौन, अरे अरे खाली पेज मिल जा, मिल जा, हाँ मिल जा, मिल जा, नहीं मिल रहा, हाँ मिल जा, मिल जा, मिल जा, ये मिल गया। कौन 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 कौन, ये रहा कौन कौन कौन, ये बताओ कौन सा है? कौन वैक्स। इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा। इसमें 2 ही केस बनते हैं। नंबर 1 केस जब ऑब्जेक्ट रखा हो इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से जो भी रे आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी, और वो फोकस को अपना गुरु बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी। दूसरी रे आएगी वो भी पैरेलल ही आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट से सिर्फ और सिर्फ पैरेलल ही आ सकती है, वो भी अपने फोकस को गुरु बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इस केस में जो इमेज बनती है, इमेज एट फोकस। नंबर 2 फोकस पे बन रही है, मतलब पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे रेज मिल नहीं रही बट मिलती हुई लग रही है, मतलब पीछे एक्सटेंड करने में मिल रही है ना, इसका मतलब ये इमेज होगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, यानी कि सीधी होती है। ये केस कंप्लीट। दूसरा केस इसमें सिर्फ ये बनता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पे भी आप यदि ऑब्जेक्ट को रोकोगे तो जो पैरेलल आएगी इसके, वो फोकस को अपना गुरु बनाते हुए निकल जाएगी, ऐसे निकल गई। ये तो ऐसे ऐसे करके बनेगा, फोकस को गुरु बनाते हुए। दूसरा केस क्या होता है इस केस में, कि दूसरा केस ये होता है कि यदि वो पोल से, यदि ये पोल पे टकराती किसी एंगल पे, तो उसी एंगल पे वापस भी चली जाती है। तो इसको यदि आप, ये यहाँ तो कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, बट इसको यदि पीछे एक्सटेंड कर दोगे तो ये पीछे जाके यहाँ पे मिल जाती है। इस केस में जो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, एनी फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, इमेज बनती है, इस वाले केस की मैं बोल रहा था, इस वाले केस में आप श्योरली कह सकते हो कि पोल एंड फोकस के बीच में बनती है, बट लेंस के केस में नहीं बोल सकते आप। पोल से फोकस नहीं बोलना, तो लास्ट वाला वर्चुअल वाला केस था ना, उसमें पोल और फोकस का भी मत बोलना, उसमें सिर्फ ये बोलना कि लेंस के पीछे बनती है। इसमें पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी और लेंस के पीछे तो बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। नंबर 2, ये इमेज होती है यहाँ पर डिमिनिश्ड, यानी कि साइज उसका छोटा होता है, डिमिनिश्ड होती है। नंबर 3, डिमिनिश्ड होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर रियल में रेज नहीं मिल रही, मिलती हुई सिर्फ लग रही, यानी कि वो वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट, सीधी होती है। ये चीज़ हो जाएगी, ये 4 चीज़ें हो गई, हो गई ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो मैंने जो एक चीज़ आपको बता दी थी कल, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था ना, वो 2 टाइप का मैंने बता दिया था, एक तो एब्सोल्यूट, दूसरा बता दिया था कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा कुछ टर्म बोल दिया था ना, कंपैरेटिव नहीं बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव होता है एक, रिलेटिव। यानी जो एब्सोल्यूट होता है, जैसे कि ये पानी है, ये पानी दे रहा था, ऊपर ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान ली, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो रे n1 से n2 में जा रही है। पहले तो ये बताओ, ये नॉर्मल, ये ऐसे सीधी निकलनी चाहिए थी, तो ये नॉर्मल की साइड झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? तो ग्लास के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यानी कि इधर जाएगी। यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का ज़्यादा होता ऊपर वाली मीडियम से, तो नॉर्मल के पास आती, बट क्योंकि ग्लास के कंपैरिजन में जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए नॉर्मल से दूर चली जाएगी। निकलना तो, यदि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये सीधी निकलती, बड़ी नॉर्मल से दूर भाग गई। ठीक है, अच्छी बात। तो यदि आपको यदि रखना हो
कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कंपैरेटिव नहीं बोलते, मैंने पिछली क्लास में कंपैरेटिव यदि बोल भी दिया हो तो कंपैरेटिव नहीं, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू किसके कंपैरिजन में, वन के कंपेरिजन में, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि इसको ऐसे लिखूँ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेरिजन में, ग्लास के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड मीडियम है जिसमें बाद में रे एंटर कर रही है वो ग्लास है, वो अपना वाटर है सॉरी, और फर्स्ट मीडियम है वो ग्लास है। तो इसको जो लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, यानी कि जिसमें उसने एंटर किया वो मीडियम ऊपर आता है, और जिससे उसने एंटर किया यानी कि पहले जिसमें थी उसको नीचे लिखा जाता है N2। और यदि इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाना हो तो इसका रिवर्स कर देते हैं। कैसे रिवर्स कर दोगे कि वेलोसिटी इन मीडियम ग्लास अपॉन वेलोसिटी मीडियम, ऐसे करके लिख दो। ये चीज़ समझ में आ गई थी आपको, कल ही समझ में आ गई थी। बट यदि ऐसा हो कि फर्स्ट मीडियम या तो एयर हो या वैक्यूम हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तो फिर दूसरा मीडियम कुछ भी हो, जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n मान लिया। तो इस केस में आपको N2 1, जैसे कि ये मीडियम यदि 1 है और ये मीडियम 2 है, तो N2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ N2 लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम यदि फर्स्ट मीडियम होता है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब फर्स्ट मीडियम एयर ना हो कि कोई और होता है, सेकंड मीडियम तो वाटर ग्लास वगैरह कुछ भी हो, बट फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम ना हो कि इसके अलावा कोई मीडियम हो, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट यदि फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में N2 लिखने से काम चल जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है। इसमें यदि N2/N1 भी आप करोगे तो N2 सेकंड मीडियम और N1 फर्स्ट मीडियम, क्योंकि मैंने बताया था एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है, इसीलिए N2/N1 की जरूरत नहीं है, नीचे 1 ही आएगा तो N2 ही रहेगा, इसीलिए N2 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, N2 लिख सकते हो उसे। और इसमें जो वेलोसिटी की टर्म में लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ किसकी, मीडियम की वेलोसिटी, तो यहाँ पे N2 1 की कंपेयर तो V2/V1 लिखते हैं आप, V2/V1 लिखते हैं। तो V2 क्या है यहाँ पे, V2 जिस मीडियम में लाइट ने एंटर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने बताया N है, तो यहाँ पे N है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया ना, N2 लिख रहे हैं, इसको N भी लिख सकते हैं, N2 की जगह N लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N दे रखा है ना, तो N इक्वल टू वेलोसिटी मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी मीडियम 1। मीडियम 1 कौन सा है यहाँ पे अपना, एयर या वैक्यूम है, तो एयर या वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी c के इक्वल होती है, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है C/V। डायरेक्ट जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है N इक्वल टू C/V। C यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी है, C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और V लाइट की वेलोसिटी है उस मीडियम में जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम तो एयर या वैक्यूम है, ये तो श्योर है, तभी तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। बट दूसरा मीडियम कुछ और है, उस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो लगभग चैप्टर मैंने रिविजन करा दिया, और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।